हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। और आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। एक मैसेज देना था पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्टूडेंट प्लस 21-22 साल से प्रयागराज में हम लोग ऑफलाइन जो है प्रेजेंट थे और ऑफलाइन हम लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। जो बच्चे हमसे इससे पहले हमारे निकल चुके हैं हमारी कोचिंग से और जो अभी पढ़ रहे हैं उन सब बच्चे वो सब जानते हैं कि ऑफलाइन में हम लोगों ने कितना क्रेज़ किया और कितना जो है हमारे यहाँ उसका आउटपुट मिला बच्चों का, कि बच्चों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की आगे और फर्दर जो है कंपटीशन एग्ज़ाम में। और जो ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म है उसको यूटिलाइज़ करने के लिए और बच्चों को उसके लिए एप्लीकेबल बनाने के लिए इस साल से हम लोग जो है ऑफलाइन अपने सारे सिलेबस को लेके आ रहे हैं। 9th, 10th, 11th, 12th चैप्टर वाइज किसी बच्चे को कोई हेजिटेशन नहीं रहेगा। एक सीक्वेंस में, एक सिस्टमेटिक वे में जो है हम लोग सारे सिलेबस को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और जो बच्चे हमारे यहाँ 9th और 10th में हैं उनका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सेपरेट। सारे टीचर्स हमारी कोचिंग के जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो सब बहुत अच्छे हैं, बहुत एक्सपीरियंस हैं। और उसी बिहाफ पे जो है हम लोग अलग अलग लेक्चर वाइज जो है कुछ वीडियोस अभी जा रहे हैं। बाद में एक सीक्वेंस में जो है सारा सिलेबस आपको मिलेगा। पहली बात तो हम लोग प्रेफरेंस करेंगे कि आप लोग जो है ऑफलाइन जो है नोट्स बनाइए हैंड राइटिंग में, लेकिन जो बच्चे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज़ करना चाहते हैं या किसी वजह से लेक्चर अटेंड नहीं कर पाए हैं तो हमारी कोचिंग में स्टूडेंट प्लस ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके और वो सारे लेक्चर जो है वो देख लें, सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़ें। हम उनको बाकी जगह से हट करके एक प्लेटफॉर्म पर जो है आ करके एक सीक्वेंस में उनको हम ले जाएंगे। अभी ऐसा क्या होता है, बच्चे सर्च किए एक किसी भी सिलेबस में, हम एज्यूम करिए कि किसी सिलेबस में मान लीजिए किसी लेसन में 9th या 11th के किसी चैप्टर में मेन टॉपिक जो है 15-20 टॉपिक हैं। तो ज़्यादातर कोचिंगें करती क्या है, जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं वो किसी एक टॉपिक को उठाया, उन्होंने बच्चों को कंसंट्रेट कर लिया कि ये टॉपिक ऐसे है, और उसके बाद जो है क्या किए, बच्चे उसके आगे का देखना चाह रहे हैं, उसके बाद का देखना चाह रहे हैं, तो या तो उनको मिल नहीं रहा है या तो फिर वो सब्सक्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर भी आ रहे हैं तो सीक्वेंस में नहीं मिल रहा है, कौन सा लेसन कब शुरू हो रहा है और कब खत्म हो रहा है। उसी वजह से क्या हो रहा है कि बच्चे जो 2-3 लेक्चर अटेंड कर रहे हैं ऑनलाइन उसका भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है। क्यों? न उसकी एंड है और न उसकी बिगिनिंग समझ में आ रही है उनको। हमारे प्लेटफॉर्म पे क्या होगा, जो भी हमारे यहाँ सिलेबस है, जो बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे, अभी 1-2 वीडियो रील्स के बाद हम सारे लेसन को, सारे कोर्स को धीरे धीरे करके एक सीक्वेंस में लेके चलेंगे। और आप यकीन मानिए, जैसे आप क्लास करते हैं, जैसे आपके घर में आपके बड़े भाई आपको एक सीक्वेंस से पढ़ाते हैं, उसका एक सर और पैर होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस को उसी तरीके से एडजस्ट किया गया है। टॉपिक वाइज एक दूसरे से टॉपिक इंटर रिलेटेड होते हैं, तो अगर आप बीच में एक सिलेबस एक टॉपिक कर रहे हैं फिर अगले टॉपिक में आपको पता चला दूसरा लेसन शुरू हो जा रहा है। अब स्टूडेंट परेशान है कि इसका बिगनिंग नहीं समझ में आ रहा है, इसका एंड नहीं समझ में आ रहा है। तो खैर दोस्तों, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अभी बेसिकली हम जो है यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहे हैं आप लोगों को, और क्लास 9 का चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक, तो जैसा कि आपको देख रहे हैं कि टॉपिक है तुम्हारा स्टेट्स ऑफ मैटर, और बेसिकली इस लेसन का नाम हमारे एनसीईआरटी में क्या है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टेट्स आपको समझ में आती है कि उसकी अवस्था क्या है, वो कितने फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बेसिकली यहाँ पे एक नया वर्ड हमारे सामने आ रहा है, मैटर। तो मैटर की सबसे पहले डेफिनेशन क्लियर कर लें ताकि हमको लेसन जो है आगे समझ में आसानी रहे। ठीक है, तो दोस्तों मैटर की छोटी डेफिनेशन क्या बनेगी, जिसको आपको ऐसे ही याद हो जाएगा लर्न कर। खाली आपको फोकस करना है कि जो हम बोल रहे हैं वो चीज़ें हैं। देखिए फिजिक्स क्या है, फिजिक्स है, बायो है, साइंस की सारी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं। फिजिक्स क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। केमिस्ट्री क्या है, कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस एंड इट्स मिसलेनियस रिएक्शन। और बायो सबको समझ में आता है ना, स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स, ह्यूमन है, एनिमल है एंड प्लांट्स है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, छोटी डेफिनेशन आप लोगों को, एनीथिंग दैट हैज मास एंड टेक अप स्पेस रिफर टू एज मैटर। यानी हर वो चीज़ जो प्लेस ऑक्यूपाई करती है, जिसमें कुछ मास कंसीडर कर सकते हैं। एक छोटा डस्ट पार्टिकल है, एक छोटा डस्ट पार्टिकल जो हमारे आसपास किसी दुकान पे आज आप देखे होंगे आप लोग कि वहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। अब उस इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में छोटे छोटे जो डस्ट पार्टिकल हैं उसको वो मेजर नहीं कर पाता है, क्योंकि वो डेसिमल के 3 प्लेस तक है। लेकिन अगर हम और आगे बढ़ें तो हमारी फिजिकल बैलेंस क्या करेगी, उसको भी मेजर कर लेगी। नहीं समझ में आता है तो वो जो डस्ट पार्टिकल है उसके सिंगल पार्टिकल को आप कंसीडर नहीं कर सकते हो अकॉर्डिंग टू मास, कि अगर उसको हम बैलेंस पे रखें, तराजू पे रखें, तो सिंगल
सिंगल पार्टिकल का मास क्या होगा। लेकिन मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल दूं कि अगर आप उन सारे 10 पार्टिकल को इकट्ठा कर लो और उसके बाद उनको बैलेंस में रखो तब तो मास कुछ आएगा, जिससे ये पता चलता है कि हर वो चीज जो प्लेस ऑक्युपाई करती है और जिसमें कुछ मास कंसीडर कर सकते हैं और जिसमें रेजिस्टिविटी होती है। इट मीन्स जैसे इस बोर्ड पे कोई 10 पार्टिकल है, मैं अगर अपना हाथ रख दूं तो मेरे हाथ और उस बोर्ड के बीच में वो पार्टिकल अपना प्लेस ऑक्युपाई करेगा। यूनिवर्स में उसकी एक आइडेंटिटी है कि पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में उसने उस प्लेस को घेर रखा है। ठीक है, तो जो रेजिस्टिविटी वर्ड है ये क्लियर होना चाहिए कि सब्सटेंस विच हैव सम मास एंड ऑक्युपाई सम प्लेस एंड हैव रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है, जो उस जगह घेरता है और जिसके अंदर रेजिस्टिविटी होती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। क्लियर सबको? क्योंकि इस लेसन का नाम ही वहीं से शुरू है, मैटर इन आवर सराउंडिंग और स्टेट्स ऑफ मैटर। तो मैटर बच्चों को क्लियर होना चाहिए। वैसे हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, द्रव्य, आधा वा और या द्रव्य, कि हर वो चीज जो प्लेस ऑक्युपाई करे एंड जिसमें कुछ हम मास कंसीडर कर सकते हैं और जिसके अंदर रेजिस्टिविटी होती है, यानी यूनिवर्स में एक यूनिक आइडेंटिटी बन जाएगी, वो क्या कहलाएगा, मैटर कहलाएगा। क्लियर सबको? एनीथिंग दैट हैज मास एंड टेक अप स्पेस इज रिफर्ड टू एज मैटर। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए सब लोगों को। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि मैटर के कुछ एग्जाम्पल, जैसे एयर है, तो एयर अगर आप फुटबॉल के ब्लैडर में भरिए तो वो प्लेस ऑक्युपाई कर लेगी। वैसे तो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन एयर क्या करती है, प्लेस ऑक्युपाई करती है। बलून में हम लोग क्या करते हैं, मुंह से फुला के उसको, बैलून को, उसको प्लेस ऑक्युपाई करता है। कोई सॉलिड है, लिक्विड है, वो सब चीजें समझ में आती है कि प्लेस ऑक्युपाई कर रहा है, उसमें कुछ मास होता है। अब एग्जाम में कभी कभी क्या पूछता है कि कोई ऐसी चीज बताइए, कोई ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी बताइए जो मैटर में एग्जिस्ट नहीं करता है। ये एक्सेप्शन है। लाइट जो है वो मैटर में एग्जिस्ट नहीं करती है। ये चार्जलेस और मासलेस पार्टिकल से मिलकर बनी है, ऐसा कहा गया है। लेकिन अगर हम आइंस्टीन की इक्वेशन E इक्वल टू mc² में इसको रख दें तो मास एनर्जी में, एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है। तो लाइट जो है वो एक्सेप्शन है। इस चीज को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। कभी ऑप्शन आया, MCQ आया, तो केवल एक ऐसा हमारा सब्सटेंस है, एक हमारा मैटर ऐसा है जो मैटर होते हुए भी मैटर में एग्जिस्ट नहीं करता है। वो क्या है, लाइट, प्रकाश। प्रकाश द्रव्य नहीं है, प्रकाश द्रव्य नहीं है, इसको क्लियर कर लीजिए। अगर ऑप्शन में आता है तो जो भी चीजें आएंगी वो सब मैटर है, वो एग्जिस्ट करेंगी सॉलिड, लिक्विड और गैस में, स्टेट्स ऑफ मैटर में। लेकिन लाइट यानी प्रकाश जो है, इसके लिए अलग से क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी चीजें, या इसमें ऑप्शन दे देगा कि ये मैटर में एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। अब इस बोर्ड पे लाइट पड़ रही है, लेकिन हमने क्या कर दिया, वहां पे अपना हाथ रख दिया, तो इसके अंदर ना तो रेजिस्टिविटी है, या इस कमरे में हम क्या करें, खूब ढेर सारी लाइट जला दें, तो क्या हमारे कंधों पर बोझा लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये मासलेस और चार्जलेस है। अगर ही हम इस कमरे में क्या करें, लाइट को ऑफ कर दें, तो क्या हमको रिलैक्स लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जो चीज स्पीड ऑफ लाइट को गेन कर लेती है 3 × 10⁻⁻8 मीटर पर सेकेंड, वो मासलेस और चार्जलेस हो जाती है, जो एक्सेप्शन भी है और अलग से एग्जाम्पल है कि ये चीजें मैटर में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो ओवरऑल आप सिर्फ एक चीज याद रखिए अभी के लिए कि हर वो चीज जो प्लेस ऑक्युपाई करे और जिसमें कुछ मास कंसीडर कर सकते हैं और जिसमें रेजिस्टिविटी होती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, मैटर या द्रव्य कहेंगे। मैटर या द्रव्य कहेंगे। क्लियर चीज? अब आया स्टेट्स ऑफ मैटर, कि मैटर तो हमारे आसपास है, लेकिन उसको क्लासिफाइड करना। क्यों? जब उसको क्लासिफाइड करेंगे तो हमारा जो भी हमारे दिमाग में चीजें चल रही हैं, ये नहीं, उसको भी वैज्ञानिकों ने क्या किया है, या उसकी कुछ डेफिनेशन है जिसके बिहाफ पे हम मैटर को क्लासिफाइड कर सकते हैं कि मैटर तो सब है, जिसमें वो डेफिनेशन एग्जिस्ट करती है। क्या है डेफिनेशन? हैव सम मास, ऑक्युपाई सम प्लेस एंड हैव रेजिस्टिविटी, जिसमें कुछ द्रव्यमान कंसीडर कर सकते हैं, जिसमें कुछ जो प्लेस ऑक्युपाई करे और जिसके अंदर प्रतिरोधकता होती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्रव्य या मैटर कहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैटर के यहाँ पे फॉर्म लिखे हुए हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसमें से लास्ट की जो स्टेज है, इसमें स्टेरिक्स बना हुआ है,
ये दोनों स्टेज जो है आप बड़ी क्लास में इसको पढ़ेंगे, या अभी आपके काम का नहीं है, फिर भी थोड़ा सा हम बता देंगे, क्योंकि स्टेट्स ऑफ मैटर में जब तक इन दोनों को हम नहीं बताएंगे तब तक वो फॉर्म पूरा नहीं होगा। तो पहला तुम्हारा क्या है, सॉलिड, दूसरा क्या है लिक्विड, तीसरा क्या है गैस, और चौथा और पांचवा क्या है प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसर। क्लियर सबको? बेसिकली यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उसके पहले मैटर के बारे में आप ध्यान लीजिए कि मैटर के जो पार्टिकल होंगे वो यहाँ पर कैसे एग्जिस्ट करेंगे, कि हम इन सब चीजों में कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको कंसीडर करके इनको समझ सकते हैं। तो सबसे पहली ये चीज है कि मैटर जो है स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होगा। कैसे बनेगा वो? स्मॉल पार्टिकल से। दूसरा, जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके अंदर एक अट्रैक्शन फोर्स होता है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिससे वो आपस में बंधे रहते हैं। अब कितनी ताकत से बंधे हैं और कितने कमजोर बंधे हैं वो अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरह से एग्जिस्ट करेगा। क्लियर सबको? कि मैटर जो है स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है। मैटर के पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं, मूविंग स्टेट में रहते हैं। अब इसको भी क्लासिफाइड कर दें कि भाई गैस है तो बहुत ज़्यादा मूविंग स्टेट में रहेंगे, लिक्विड है तो कम रहेंगे, सॉलिड है तो अपनी ही जगह पे वाइब्रेट करते रहेंगे। लेकिन ये चीज़ एग्जिस्ट सब में करेगी कि मैटर स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है। फिर उसके बाद क्या आया कि मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो मूविंग स्टेट में रहते हैं, और मैटर के जो पार्टिकल होते हैं उनके बिटवीन जो है एक स्पेस होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यानी मैटर स्मॉल पार्टिकल होगा, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और मैटर के बीच में जो स्पेस होता है मॉलिक्यूल के बीच में, हाँ कम ज़्यादा हो सकता है, ये नहीं कि हमेशा के लिए फिक्स हो गया, कम ज़्यादा होगा तभी तो शेप्स ऑफ मैटर बनेगी, लेकिन स्पेस होता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस। और इनके मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन फोर्स होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस होगा, स्मॉल पार्टिकल होंगे, और इनके पार्टिकल हमेशा क्या रहेंगे, मूविंग स्टेट में रहेंगे, यानी मूव करते रहेंगे। ये चार चीज़ों को दिमाग में रख के तब कंसिडर करेंगे। अगर आपको शेप्स ऑफ मैटर पढ़ना है तो पहले आपको क्या करना है, ये तीन चीजें जो बच्चा अपने आप को कंसिडर करेगा आज की क्लास के बाद, कभी उसको जो है मैटर के बारे में कभी वो भूलेगा नहीं, कि जब हमको शेप्स ऑफ मैटर पूछा जाए, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में आगे बात करेंगे, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड शेप्स ऑफ मैटर को अगर आप कंसिडर कर सकते हैं तो आपको ये तीन चीजें ध्यान में रखनी है। इन तीन चीजों को ध्यान में रख के तीनों भी इसको अप्लाई कर देंगे। जैसे पहला क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अभी हम लोगों ने बात की कि मैटर जो है स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, क्लियर ये चीज। उस पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होगा जिससे वो मैटर बना है उसे हम लोग क्या कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, अंतराणविक स्थान, यानी अणुओं के बीच में स्थान। कौन से अणु? जिन्होंने मैटर को बनाया है। दूसरा क्या है, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स, या इसको शॉर्ट में आप बोल सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम ज्यादा होगा अलग बात है, लेकिन अट्रैक्शन फोर्स होगा और उनके बीच में स्पेस होगा। और अभी जो मैटर की जो हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी कि वो मूविंग स्टेट में होते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, तो मैटर के अंदर क्या होता है, मूविंग स्टेट होती है, यानी हर एक मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी, नहीं होगी, लेकिन इस एनर्जी के फॉर्म को हर मैटर की स्टेट में हम एग्जिस्ट करेंगे। तो तीन चीज़ें दोस्तों याद रखना है ताकि स्टेट्स ऑफ मैटर एकदम क्लियर हो जाए। सबसे पहली चीज़ कि मैटर जो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है उसके बीच में जो जगह होती है मॉलिक्यूल की, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, और किसी बुक में मिलेगा इंटर पार्टिकल स्पेस। क्यों? बहुत से फॉर्म ऐसे हैं मैटर के जो मॉलिक्यूल से नहीं पार्टिकल से बनते हैं। खैर, और इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और काइनेटिक एनर्जी, ये तीन चीज को आप ध्यान में रखिए और तीनों को अप्लाई कर दीजिए सॉलिड में। जैसे सॉलिड में क्या बात करेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, बहुत कम होता है। आप देख सकते हैं डायग्राम में कि इनके जो है जो मॉलिक्यूल के जो पार्टिकल हैं वो क्या है, टाइटली पैक्ड है। टाइटली क्या है, पैक्ड है, यानी क्लोजली पैक्ड, एकदम पास में होते हैं सॉलिड में। सॉलिड के बारे में अगर बात करें तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा, बहुत कम होगा, क्लोजली पैक्ड होंगे। ठीक, अब आगे बढ़ो, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होगा, जिसकी वजह से ही वो सॉलिडिटी को दिखाते हैं, सॉलिड स्टेट में आ जाएंगे।
और काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। सॉलिड के जो मॉलिक्यूल हैं वो एटॉमिक स्टेज में अपने अंदर ही क्या करते हैं, अपनी एक जगह के अंदर वाइब्रेट करते रहते हैं, यानी मोशन में तो होते हैं लेकिन प्लेस को चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि हर चीज़ एटम से मिलकर बनी है और उसमें पार्टिकल मूव करता रहता है अपने सीमा के अंदर, जो भी उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है उस पर वो मूव करता रहेगा। क्लियर ये चीज़। सॉलिड को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस इन सॉलिड, सॉलिड में अंतराणविक स्थान क्या होता है, बहुत कम होता है। फोर्स ऑफ, ये डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ, इसी तीन चीज़ को आप सब जगह अप्लाई करेंगे। इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस इसमें सॉलिड में बहुत ज़्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉरी इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा, बहुत कम होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। और इनके जो मॉलिक्यूल है उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बहुत कम होती है और ये अपनी जगह पे क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट करते हैं। अब इन्हीं के बिहाफ पे हम लोग क्या बताएं, लिक्विड बताएं। इन लिक्विड स्टेट, इन स्टेट्स ऑफ मैटर में अगर आप लिक्विड के बारे में बात करेंगे तो लिक्विड में क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अगर इसका एग्जाम्पल आप देखें तो अगर हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट या होली में कलर होता है, बैलून में डाल के उसमें पानी भरते हैं, तो आप देखिए थोड़ी देर के बाद क्या करेगा, बैलून में सारा कलर, जिस कलर को हम बैलून में डालेंगे उसकी वो उसी कलर का हो जाएगा। और इसका ये मतलब पता चलता है कि जो इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस है उसमें कलर जाके क्या हो गया, मिक्स हो गया। शुगर है, उसमें हम अगर चीनी डालते हैं, है ना, शुगर सोल्यूशन अगर हम बनाते हैं तो शुगर को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे थोड़ी देर के लिए वाटर का लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे जैसे चीनी उसमें घुल जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, तो आप देखेंगे कि वाटर का लेवल अपनी जगह पे फिर से आ गया। तो अब एक बात है, चीनी गई कहाँ, तो वहाँ पे स्टूडेंट आर्गूमेंट देगा कि जो लिक्विड स्टेट होती है या स्टेट्स ऑफ मैटर में, हमने मैटर की डेफिनेशन पढ़ रखी है कि मैटर में क्या होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस। तो ये स्पेस सॉलिड में तो क्या होता है, बहुत कम होता है, लेकिन लिक्विड में थोड़ा सा, विद द कंपैरिजन ऑफ सॉलिड थोड़ा सा ज़्यादा होता है। जिससे क्या होगा कि कोई भी चीज़ अगर हम सॉलिड में डिसॉल्व करते हैं, डिसॉल्व होने वाली चीज़, तो वो इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस में जाके क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, जिससे वो सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। जिससे ये प्रूफ होता है कि सॉलिड में क्या होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस होता है। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स, सॉलिड के अंदर क्या होता है, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स होता है। अगर हम जमीन में पानी डाल दें तो आप देखेंगे कि एकदम तीर की तरह पानी सीधा नहीं जाएगा। वो पानी या नदियाँ क्या करती हैं, जो पानी जमीन में बहता है वो अपना एक जगह बना लेता है और सारा पानी उसी के पीछे पीछे ऐसे चलता है। तो इसका ये मतलब पता चला कि वाटर का हर मॉलिक्यूल अपने से पीछे वाले मॉलिक्यूल को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये अपने एरिया, अपनी सीमा के अंदर क्या करते हैं, मूव करते हैं और एक दूसरे से जुड़े होते हैं। लेकिन सॉलिड से क्या होता है, कम होता है। तो सॉलिड में क्या बताएंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, काइनेटिक एनर्जी इसमें कम होती है, इसके मॉलिक्यूल अपनी जगह पे वाइब्रेट करते रहते हैं। लेकिन जब आपको लिक्विड को एक्सप्लेन करना है तो इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस विद द कंपैरिजन ऑफ सॉलिड, इसमें क्या होगा, लिक्विड में थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस होगा। जैसे हम शुगर का सोल्यूशन हमने बताया कि उसमें जो है क्या होता है, शुगर डिसॉल्व हो जाती है, शुरू में उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा पानी का। जब चीनी पूरी घुल जाएगी तो फिर से अपनी जगह पे आ गया, तो चीनी गई कहाँ, इसका मतलब वो कहाँ चली गई, इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस में। किसमें, लिक्विड में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात आई तो लिक्विड का हर एक मॉलिक्यूल अपने दूसरे मॉलिक्यूल को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। उनका आप मोशन देख सकते हैं, किसी सरफेस पर अगर हम लिक्विड डालते हैं तो आप देखिए पानी अपनी जगह बना के करता है और हर एक मॉलिक्यूल एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात आई, अगर हम किसी वेसल में, किसी बीकर में हम पानी ले लें या पॉलीथीन में, उसमें अगर होल कर दें तो देखेंगे कि पानी क्या होगा, बाहर बहता है। यानी उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में और बर्तन की दीवारों से जो है टकराते भी रहते हैं और उनके अंदर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर हम कोई कलर जो है किसी बीकर में डाल दें तो आप देखेंगे धीरे धीरे, बिना गर्म किए, धीरे धीरे वो कलर क्या करेगा, वाटर में उसके कलर को चेंज करेगा। जो ये जैसे पोटेशियम परमैंगनेट डाल दें, KMnO4, और अपने बोलचाल की भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, लाल दवा, अगर उसको हम डाल दें पानी में और ऐसे छोड़ दें, आप देखेंगे धीरे धीरे जो है जो वाटर के पार्टिकल है मूविंग स्टेट में रहते हैं और धीरे धीरे जो है पूरा पानी क्या हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा। और तो ये तीनों चीज़ कहाँ अप्लाई करेंगे दोस्तों, सॉलिड में, लिक्विड में और अब गैस में। लेकिन फिर से डेफिनेशन बताना है, फिर से तीनों चीज़ को ध्यान में रखो कि अगर हमको सॉलिड लिक्विड को डिफाइन करना है, पूरे लेसन की बात कर रहे हैं, ये केवल 3 चीज़ें हैं, इन्हीं को पूरे लेसन में एक्सीड करके पढ़ाया जाएगा। लेकिन जब आपको
सॉलिड लिक्विड गैस एग्जाम के लिए, यूनिट टेस्ट के लिए तैयार करना हो, उनकी डेफिनेशन, उनमें डिफरेंसेस और इस चैप्टर के बाकी हिस्से, तो यकीन मानिए पूरा लेसन इन्हीं 3 वर्ड पर डिपेंड करता है कि इन 3 वर्ड को अप्लाई कर देंगे हम लोग कहाँ, स्टेट्स ऑफ मैटर में। तो तीसरा स्टेट हमारी क्या है, गैस। अब गैस का इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस क्या है, बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे गैस है, ये देखिए मेरा हाथ चल रहा है, क्लियर सबको। एक गैस दूसरे गैस में डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, बहुत सी गैसें हैं, कुछ पॉल्यूटेड गैसें हैं, वो क्या होती है, मिक्स हो जाती हैं, जिससे ये प्रूफ होता है, या हम जो अपना हाथ चला रहे हैं इसमें यहाँ पे क्या है, एटमॉस्फेयर है हमारी अर्थ पर, तो वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, गैसेस स्टेट में। तो उसमें इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, क्लियर सबको। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, किसमें, गैस में, क्योंकि गैस जो है उसके मॉलिक्यूल के बारे में आपने बताया कि इस मॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तभी ऐसा होता है। और रही बात काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो गैस के मॉलिक्यूल की सबसे ज़्यादा होती है। कि कोई भी चीज़ पक रही है या किचन में कोई चीज़ जल रही है, तो अगर जो है आप देखेंगे कि दूसरे तीसरे कमरे में किसी को स्मेल आने लगेगी। कोई डीओ लगाया है, सेंट लगाया है, कहीं आप गए हैं किसी पार्टी में या मॉल वगैरह में, तो आप देखिए कि जो है कोई लगाया है या लगाई है, तो आपको क्या होगा, हल्की हल्की स्मेल आने लगेगी और आपका जो है दिमाग जो है थोड़ा शांत हो जाएगा और आप बहुत अट्रैक्टिव मूड में आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि जो पार्टिकल, जो डीओ, जो सेंट उसने अपने कपड़े पर लगा रखा है, बॉडी में लगा रखा है, वो उसकी बॉडी की एनर्जी से, यानी हीट एनर्जी से वो किस में आ जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल को रिप्रेजेंट करेंगे। कि गैस के मॉलिक्यूल जो है वैसे भी मूविंग स्टेट में रहते हैं, उनमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, और बॉडी की हीट से वो और जो है उसमें क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो अगर हम ये तीनों चीज़ें गैस में अप्लाई करें, तो इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस गैस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होता है, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है दोस्तों, तो अभी ये छोटा वीडियो था, और इसके बाद हम लोग एक सीक्वेंस में जो है पूरा कोर्स लेकर चलेंगे।